सभी छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, जैव आरक्षित मंडलों के बारे में, हॉट स्पॉट के बारे में, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों के बारे में। तो हम सबसे पहले इनमें बातें करेंगे जैव आरक्षित मंडल की, बायो रिजर्व स्फीयर की। बायो रिजर्व स्फीयर की यदि हम बातें करें तो ऐसे स्थलीय या तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र, ऐसे स्थलीय या तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र जिन्हें यूनेस्को के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, वो सभी क्षेत्र आपके जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आते हैं। स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी के ऐसे क्षेत्र जो यूनेस्को एक संस्था है जो इन क्षेत्रों के लिए आपके मान्यता देती है कि कौन से क्षेत्रों में जीव जंतु स्वच्छंद रूप से विचरण कर सके और जिसमें सभी जैव विविधताएं पाती हो, वो सभी जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत कहते हैं। दूसरी बात है कि जैव आरक्षित मंडल जो आपके है आदर्श भूदृश्य को दर्शाते हो, यानी भूदृश्य कैसा हो, आदर्श का मतलब जिसमें सभी संभावनाएं व्यक्त की जा सके, मानव का जहां हस्तक्षेप न हो किसी भी प्रकार का। मानव यदि कहीं जाता भी है तो उसे सरकार के द्वारा मनाही है। जैसे हमारे यदि ये पश्चिमी घाट पर एक क्षेत्र है साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली की हम बातें करें तो एक फिल्मी डायलॉग वहाँ पर फिट होता है कि वहाँ जाने वाले के पैरों के चिन्ह तो दिखाई देते हैं लेकिन आने वालों को कभी दिखाई नहीं दिए। मतलब वहाँ पर इतनी जैव विविधताएं पाई जाती है, यदि कोई मानव वहाँ पर प्रवेश कर भी जाता है तो जीव जंतु उसको या तो खा जाते हैं या उसको किसी भी प्रकार से प्रकृति नष्ट कर देती है, यानी वो वापस आने की संभावना उसकी नहीं रहती है। इसीलिए उसका नाम भी रखा है शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से उसे जाना जाता है। तो जैव विविधता के रूप में वो स्थित है। तो इसमें आदर्श भूदृश्य हो, जैव विविधता पाई जाती हो, सांस्कृतिक धरोहर हो, सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो आदर्श भूदृश्य दर्शाते हो, वो सभी जैव विविधता के रूप में या जैव आरक्षित मंडल के रूप में हम उन्हें जानते हैं। यदि हम बातें करें जैव आरक्षित मंडलों की तो भारत में आज 18 जैव आरक्षित मंडल घोषित किए जा चुके हैं। यदि और बातें करें तो एक दो और भी बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम आपकी किताब के अनुसार चलते हैं तो 18 जैव आरक्षित मंडल है, जिसमें यदि हम पहली बात करें कि सर्वप्रथम इनमें से कौन सा बना था, तो पहला बना था आपका नीलगिरी, जो 1986 में बनाया गया था। नीलगिरी की हम बातें करें, नीलगिरी पर्वतमाला की, तो नीलगिरी पर्वतमाला आपकी जो केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जो जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है, साथ ही दुनिया के सर्वाधिक मसाले उत्पादन के लिए भी ये पहाड़ी जानी जाती है, जिसमें मुख्यतः पहाड़ियों के नाम भी आपकी इसमें पढ़ चुके हैं भारत के भूगोल में। जैसे बाबा बूदन की पहाड़ियाँ है, सिरूमलाई की पहाड़ियाँ है, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार की पहाड़ियाँ जो मसालों के लिए भी जानी जाती है, तो वो नीलगिरी पर्वतमाला को जैव विविधता के रूप में या जैव आरक्षित मंडल के रूप में घोषित किया गया था। और यदि हम सबसे बाद की यदि हम बातें करें तो वो है आपका कच्छ का रण जैव विविधता के लिए जाना जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी यहाँ पर स्थित है। राजस्थान की कुछ नदियाँ भी इस जगह पर जाके गिरती है या विलीन हो जाती है। कच्छ का रण या खंबात की खाड़ी, तो वो सभी क्षेत्र आपके जैव आरक्षित मंडल के अंतर्गत आते हैं। नीलगिरी आपके 1986 में बनाया गया था, जबकि जो कच्छ का रण है वो आपका बनाया गया था 2011 में। और कच्छ के रण की यदि हम बातें करें तो सबसे बड़ा जैव आरक्षित मंडल भी है। मतलब इनमें जो 18 है उनमें सबसे बड़ा आपका जैव आरक्षित मंडल आपका कच्छ का रण है। और सबसे छोटे की यदि हम बातें करें तो एमपी में एक जगह है पन्ना, जैसे अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, जैव आरक्षित मंडल भी घोषित किया गया है पन्ना, तो वो आपका सबसे छोटा माना गया है।
अगली यदि हम बातें करें तो दूसरा आपका जो पॉइंट आता है वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जैसे हम कहते हैं, नेशनल पार्कों की आपने भी काफ़ी विजिट किए होंगे। नेशनल पार्क हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी इनकी संख्या काफ़ी है, जिनमें 2-3 संख्या की हम बातें कर सकते हैं। आपके रणथंभौर है, केवलादेव अभ्यारण्य है, सरिस्का है, आजकल मुकंदरा हिल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे पारिस्थितिकी के ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा होती हो, वन्य जीवों के आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हो, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को काटने की मनाही हो, प्राकृतिक संपदाएं जहाँ पर विपुल रूप से उपस्थित हो, व्यावसायिक क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल न हो, तो ऐसे सभी क्षेत्र आपके नेशनल पार्क के रूप में जाने जाते हैं। तो नेशनल पार्क वन्य जीवों के लिए बहुत ही एक अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाती है, जहाँ पर हाँ नेशनल पार्कों की हम बातें कर सकते हैं कि नेशनल पार्कों में स्पेशलाइजेशन भी होता है कि ये नेशनल पार्क आपका टाइगर के लिए है, ये शेरों के लिए है, ये गैंडा के लिए है, ये तेंदुए के लिए है, ये हाथी के लिए है। ऐसे नेशनल पार्क भी भारत में काफ़ी है, जहाँ पर विशेष तौर पर किसी एक जीव को एक विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे हमारी बातें करते हैं आपके रणथंभौर की, तो रणथंभौर की हम बातें करें तो ये किसके लिए जाना जाता है, आप जानते हैं, टाइगर के लिए है। ऐसे हमारे सरिस्का है, ये भी टाइगर के लिए है। मुकंदरा हिल्स आपका टाइगर के साथ मगरमच्छों के प्रजनन के लिए भी ये प्रसिद्ध माना गया है। तो इस प्रकार से आपके केवलादेव अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। साइबेरियन सारस, अब ये जो केवलादेव अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य का भी दर्जा यहाँ पर दिया गया है इसे, साथ ही ये वेटलैंड के रूप में भी जाना जाएगा, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। यदि सितंबर 2013 तक की हम बातें करें तो भारत में जो नेशनल पार्कों की संख्या थी वो थी आपकी मान्यता प्राप्त 102 मान्यता प्राप्त नेशनल पार्क है सितंबर 2013 तक। उसके बाद की उपस्थितियाँ क्या रही है क्या नहीं रही है वो आपके करंट में और देख लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में आपके बुक्स के अनुसार ये 102 माने गए हैं सितंबर 2013 तक। और यदि इनमें हम बातें करें तो सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद यदि हम बातें करें तो एमपी में है 6। तो इस प्रकार से हाँ काफ़ी राज्यों में एक भी है, तो इसलिए कम की संख्या यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। अधिक की संख्या की हम बातें करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होगी। दूसरे नंबर पर आपकी एमपी की रहेगी। तो इस प्रकार से नेशनल पार्कों की हम बातें कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है वन्य जीव अभ्यारण्य का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्यों की यदि हम बातें करें, यह भी एक प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र जो प्रकृति को जहाँ पर आरक्षित कर दिया गया है, संरक्षित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो वो सभी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आएंगे। यहाँ जंतुओं की जो सुरक्षा है वो जंतुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है कि जंतुओं की सुरक्षा ही सबसे प्रथम धर्म है कि जंतु यहाँ पर सुरक्षित रहे, चाहे उसके लिए सरकार को किसी भी प्रकार का प्रयास करना पड़े। हाँ कुछ हद तक नेशनल पार्कों की एवज में हम बातें करें तो कुछ हद तक इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी होता है। मानवीय हस्तक्षेप कर सकते हैं। काफ़ी बार यहाँ पर आखेट के भी देखा गया है, बहुत से लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को मार भी देते हैं। साथ ही पेड़ पौधों जो अमूल्य संपदा है हमारे पृथ्वी की, पेड़ पौधे उनको भी काट कर अपनी निजी स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। तो वो सभी आपके क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। यदि हम
बातें करें कि वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कितने हैं, तो यदि हम इनकी टोटल संख्या, संरक्षित संख्या माने, मान्यता प्राप्त संख्या माने, तो वो है आपकी 513। वो सितंबर 2013 के अनुसार 513 इनकी वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है, जिनमें सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपके 95 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हम दोनों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क है, उनमें भी सर्वाधिक संख्या 9 आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में थी, और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की यदि हम बातें करें तो वो भी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में 95 है, यानी सर्वाधिक संख्या आपकी कहाँ पर होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला जो टॉपिक है आपका, वो आपका आता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थलीय या सागरीय सघन जैव विविधता वाले क्षेत्र, ऐसे स्थलीय या सागरीय, यहाँ पर सागरीय क्षेत्र भी आएंगे, स्थलीय या सागरीय जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मतलब वो यूनेस्को के द्वारा जहाँ पर मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो स्थलीय हो या सागरीय हो, वो सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम बातें करें तो हॉट स्पॉटों की संख्या, यदि पूरे वर्ल्ड की ही बातें करें तो पूरे वर्ल्ड में मात्र और मात्र 34 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं अब तक। मात्र 34 हॉट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड में, और उनमें 34 में से हमारे भारत में 2 है। जैसे हम अभी हॉट स्पॉटों की जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा होता है, कोई छोटी मोटी जगह को हॉट स्पॉट नहीं बनाया जाता है, जिसमें जैव विविधता भी हो, जैव आरक्षित मंडल भी स्थित हो, जहाँ पर नेशनल पार्क भी बनाई जा सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई जा सकती हो। ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें हमारा एक क्षेत्र माना गया है हिमालय का, पूरे हिमालय को माना गया है, और साथ ही दूसरा क्षेत्र हमारा माना गया है पश्चिमी घाट को। तो इस प्रकार हॉट स्पॉटों की यदि हम बातें करें, संपूर्ण वर्ल्ड में 34 है, जिसमें से भारत में 2 है, हिमालय और पश्चिमी घाट में। और इसमें सर्वाधिक संख्या, जो यदि महाद्वीपों की हम बातें करें तो सर्वाधिक संख्या एशिया महाद्वीप में है 13, और आपके अफ्रीका में ये 8 है, जबकि दोनों अमेरिकाओं में, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिकाओं में 4-4 है, यूरोप में 5 है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 34 के समथिंग मानी गई है। तो ये आपके हॉट स्पॉट होते हैं। अगला जो आपकी बातें हम कर रही है वो है आपकी वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि की यदि हम बातें करें तो 1971 में ईरान के एक रामसर नाम की एक जगह है ईरान में। उस रामसर में विश्व के सभी भूगोलवेत्ताओं के, जिनमें आपके जैव विविधताओं को लिए हुए ऐसे वैज्ञानिक वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक मीटिंग घोषित की 1971 में। रामसर नाम की जगह है, ये ईरान में स्थित है। तो इसलिए उस जगह पर जो कानून बने उसे रामसर सम्मेलन या रामसर के नाम से जाना गया, या हम इसे जैसे ऐसे क्षेत्रों को रामसर स्थान के नाम से भी जान सकते हैं, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये चलते हैं। इसमें सरकार यानी क्षेत्रीय सरकार, देश की सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। हाँ, उसमें सुविधाओं का और उनकी जिम्मेदारी जरूर केंद्रीय सरकार की रहती है। केंद्रीय सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन साथ ही विदेशी हस्तक्षेप, जिसमें रामसर सम्मेलन में जो शामिल हुए थे उन वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग हुई थी और उनका जो पूरा एक सम्मेलन था, उनसे जो हेड बनाए गए थे, उनका भी यहाँ पर हस्तक्षेप बराबर रहता है। तो वर्तमान में यदि हम विश्व में बातें करें तो ऐसे रामसर क्षेत्रों की संख्या 780 है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में रामसर क्षेत्रों की संख्या 780 है, जिसमें से हम भारत की बातें करें तो वो 35 आर्द्र भूमि
आपकी भारत में स्थित है, जिसमें से हमारी एक आर्द्र भूमि की हम बातें कर सकते हैं, राजस्थान का, जहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, सांवर झील। सांभर झील की हम बातें कर सकते हैं तो उस जगह को एक रामसर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक घटना भी हुई थी, वहाँ पर पक्षी आए और वो मर गए। कारण क्या हुआ, तो रामसर सम्मेलन से आए हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाला और उनको पता लगा कि यहाँ की जो वेटलैंड, मतलब जो नमक वाली भूमि है, और उसके साथ कुछ केमिकल्स ऐसे मिल गए जिसकी वजह से यदि कोई बाहर के पक्षी वहाँ पर आए तो वो समाप्त, यानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। वैसे ही हमारा जो केवलादेव अभयारण्य है, इसको भी रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। हाँ, इसको नेशनल पार्क में भी माना जाता है, लेकिन रामसर क्षेत्र के रूप में इसको आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे हमारे कुछ पॉइंट है ये जो आप समझ गए होंगे, जो आपको ओरली मैंने आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो इनके जो नोट्स हैं वो आपको जैसे ही मेरे पास उपलब्ध होंगे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद।